देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुजराती चुनावों में एक मुद्दा बना दिया है। उन्हें वो मौनी बाबा बता रहे हैं। अमित शाह ये बात भूल गए कि जिन्हें वो मौनी बाबा बता रहे थे, उन्होंने अपने 10 साल के प्रधानमंत्री के करियर में दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लोगों के सवालों का जवाब दिया, बावजूद उसके उन्हें मौनी बाबा बताया जाता है। दोस्तों, आज ये कार्यक्रम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके जरिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से तमाम भाषाई मर्यादाओं को हमारे नेता भूलते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर भाषाई मर्यादा की हद को लांघा है, क्योंकि अमित शाह ने चाहे हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो, चाहे गुजरात के चुनाव हो, इन दोनों चुनावों में बार बार चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी हैं दोस्तों। और जैसा कि उम्मीद की जाती है, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के बावजूद चुनाव आयोग जो है वो खामोश बना हुआ है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि उन्होंने क्या कहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। 10 वर्ष सुधी सोनिया मनमोहननी सरकार હતી। 10 वर्ष सुधी આ આલિયા માલિયા જમાલિયા પાકિસ્તાનથી ઘૂસી જતા હતા, આપણા જવાનોના માથા કાપીને લઈ જાય। વોટ બેંકના રાજકારણના કારણે કોંગ્રેસીઓ ઉફ ના કરી। 2014 માં નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા, પાકિસ્તાનને સમજ ના પડી કે શું ફરક પડ્યો, એને ખબર ના પડી કે હવે કોંગ્રેસની સરકાર નથી, ભાજપની સરકાર આવી। અને મૌની બાબા मनमोहन सिंह वडाप्रधान નથી, नरेंद्र मोदी वडाप्रधान। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने इस बयान में कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे सेना के जवानों का सिर काटकर ले जाते थे। इत्तेफाक रखता हूं मैं आपसे, मगर मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। उड़ी पर हमला हुआ था, नगरोटा पर हमला हुआ था, और सबसे शॉकिंग बात, मोदी सरकार ने आईएसआई को निमंत्रण दिया कि वो आकर मामले की जांच करें। यकीनन हमारी सेना ने उड़ी का बदला लिया था और सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आईएसआई को निमंत्रण देना उस जगह पर जिसके लिए जिम्मेदार खुद आईएसआई है, और सबसे बड़ी बात, गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद होते हैं, और वो दिन है और आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बार भी चीन शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान भारत जो है वो कमजोर दिखाई देता था पाकिस्तान के सामने, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन सा देश अपने दुश्मन को उस जगह आमंत्रित करता है जिस जगह और जिस घटना के लिए वो जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात, हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं गालवान घाटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, ना यहां कोई आया था, ना यहां किसी ने बेस बनाया, और आप जानते हैं कई चीजें हुई हैं उसके बाद से। नंबर 1, उन जगहों पर भारतीय सैनिक गश्त नहीं लगा सकते जहां एक जमाने में वो लगाया करते थे। नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश जिसे भारत अपनी जमीन का टुकड़ा मानता है, वहां पर अब तक चाइना का एक मिलिट्री पोस्ट था, पूरा गांव बसा दिया गया है। तो ये तमाम तथ्य हैं जिनके जवाब देने। और सबसे बड़ी बात, पुलवामा 40 जवान शहीद हो गए थे, उसकी 1 नहीं 2 नहीं 11 बार चेतावनी दी गई थी अमित शाह जी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमित जी, किसकी जिम्मेदारी तय की गई है पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे? इसलिए मंच पर कुछ भी कहा जा सकता है। दरअसल मुद्दा मैं आपके सामने यही उठाकर ला रहा हूं कि भाषाई मर्यादा किस तरह से नेता भूल रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 सिर वाला रावण बता दिया, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री एमएलए के चुनाव में भी दिखते हैं, पार्षद के चुनाव में भी दिखते हैं, एमपी के चुनाव में भी दिखते हैं। आप अपना काम कीजिए, क्या आप 100 सिर वाले रावण हैं?
देखिए, 100 सिर वाले रावण तक तो जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल सही की, क्योंकि ये बात मैं भी अपने कार्यक्रमों में उठाता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान जितना चुनावों की तरफ है ना, बाकी मुद्दों की तरफ नहीं है। मगर जैसे ही आप रावण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक भाषाई मर्यादा को पार करने का काम करते हैं। मगर जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पलटवार किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो पेश किया है और मैं आपको दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर कि खुद प्रधानमंत्री ने बार बार और न जाने कितनी बार महिला नेताओं सोनिया गांधी, सुनंदा पुष्कर, तमाम लोगों पर भाषाई मर्यादाओं को पार किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर कौन सा वीडियो पेश किया है, आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर मौन मोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉच को उनकी परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू किया। क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की सड़ी हुई मानसिकता भी वो दीमक की तरह है। और मुझे ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे? क्या आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे? पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये मामा के घर से लाए थे क्या ये पैसे? में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो देखा आपने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर खुद ही गुनहगार दिखाई दे रहे हैं भाषाई मर्यादाओं को पार करने को लेकर। और इन चुनावों में भी वही हो रहा था दोस्तों। अब बाबू भैया को ही सुन लीजिए। परेश रावल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात में आ गया तो तुम्हारे पड़ोस में रोहिंग्या और बांग्लादेश बस जाएंगे। बात यहां नहीं रुकी, उसी सांस में वो बंगाली और मछली का नाम भी लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग बांग्ला भाषी नहीं हैं? त्रिपुरा में रहने वाले लोग बांग्ला भाषी नहीं हैं? इस देश में कई लोग मछली नहीं खाते हैं? यानी कि प्रदेश की जनता को डराने के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप बोलो। अब आप बांग्लादेशियों का नाम ले रहे हैं। परेश रावल को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह उन्हें दीमक बता चुके हैं। आप चाहते क्या हैं कि एक व्यक्ति की महिमा मंडन में सारे देश हमारे दुश्मन हो जाएं, जो हमारे दोस्त हैं वो भी दुश्मन हो जाएं? सुनिए परेश रावल क्या कह रहे हैं। એટલે તમારે જો ભાઈ ગેસનો બાટલો મોંઘો છે ને તો સસ્તો થઈ જશે, મોંઘવારી ઉપર ગઈ છે તો નીચે આવશે, રોજગાર પણ લોકોને મળશે, પણ આ બધું મળશે, પણ તમારી આજુબાજુ જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓને રોહિંગ્યા રહેતા હશે દિલ્હીની જેમ, ત્યારે તમે શું કરશો? આ ગેસના બાટલામાં તમે શું પેલા બંગાળીઓની ફિશ પકાવશો? શું કરશો તમે? मैं फिर कहना चाहता हूं, क्या गुजरातियों का वोट उन्हें बगैर डराए नहीं लिया जा सकता? क्या उन्हें रोहिंग्याओं का डर बताना जरूरी है? क्या उन्हें बांग्लादेशियों का डर बताना जरूरी है? क्या उन्हें मछली का डर बताना जरूरी है? वाकई दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाषाई मर्यादाओं की तमाम हदों को पार कर दिया है। याद कीजिए, अमित शाह हिमाचल प्रदेश के चुनावों में राम मंदिर के मुद्दे को निहायत ही भड़काऊ अंदाज में रखते हैं। बाबर की याद दिलाते हैं, राम जन्मभूमि को लेकर जो एक हिंसक इतिहास रहा है उसकी याद दिलाते हैं, जनता को भड़काते हैं। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हालत पतली है। और अब गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात के अंदर भी वो 2002 की धमकी देते हैं। उनकी हर सभा में वो मुस्लिम पात्रों का जिक्र करते हैं और एक भड़काऊ बयान दे देते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे समुदाय को आतंकवाद से जोड़ दिया। यह काम कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेता कर रहे हैं।
कभी राहुल की तुलना सद्दाम से, कभी यह कहना कि समाज में आफताब ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बना रहना जरूरी है। यह बात अलग है कि आफताब का वजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए सामने उभर कर आया है। तो बार बार भाषाई मर्यादाओं को नेता पार कर रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। चुनाव आयोग अपनी कुंभकर्णी नींद से जगना नहीं चाहता। आपके सामने हकीकत है। और इत्तेफाक देखिए, इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहस चल रही है। 5 जजों की खंडपीठ सामने है और इसके अंतर्गत उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कई तल्ख टिप्पणियां की हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को टी.एन. शेषन की याद दिलाई थी, जो 1990 से 96 के बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बेबाक बनने की बात की गई है। चुनाव आयोग को नसीहत दी गई है कि तुम सरकार की कठपुतली मत बनो। यह भी कहा गया है कि अगर कल को प्रधानमंत्री पर कोई आरोप लगता है तो क्या आप प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने की हिम्मत करेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सुविधावादी ढंग से भूल गया कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का क्या हाल किया गया था जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एक्शन लेने का मन बनाया था। उनके तमाम रिश्तेदारों पर इनकम टैक्स की रेड्स मार दी गई थी। इस तरह से अशोक लवासा को परेशान किया गया था। तो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उसका जवाब तो उन्हें भी पता होना चाहिए। मगर अब देखना होगा कि जब उनका आदेश आता है तो उस आदेश में क्या होता है। क्योंकि देखिए, बात करना, लफ्फाजी करना तो बहुत आसान है। इससे पहले भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तल्ख बातें कही हैं अदालत के अंदर, मगर अदालत का जब फैसला आता है तो उससे बहुत अलग होता है। यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। हमें इंतजार करना होगा कि चुनाव आयोग वाले इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरअसल फैसला क्या आता है। क्योंकि जो मिसाल मैंने आपको अभी पेश की है, आपको मैंने बतलाया कि किस तरह से सत्तारूढ़ जो नेता हैं वो बार बार भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, मगर इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।